हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में पुलिस वाला चैनल पर। तो कल तक हम पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी हमने शुरू किया था कल। आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बेसिक एस्पेक्ट्स देखे थे और उसके बाद हमने दो टॉपिक भी देखे थे जो कि थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों के बारे में हमने देख लिया था, रेपो और रिवर्स रेपो, ये दोनों हमने कल की क्लास में देख लिए थे। ठीक है, अब ये दोनों जब हमने कल की क्लास में देख लिए थे तो कल हमने बात की थी कि इसके बाद कुछ और टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो कि हैं जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, तो उनके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी हमारा कंप्यूटर कभी कभी धोखा दे जाता है, तो हो जाने दो प्रोग्राम को रिस्पॉन्ड। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले क्या, सीआरआर। सबसे पहले हम सीआरआर के बारे में देखेंगे, लेकिन सीआरआर से पहले एक और चीज होती है जो कि हमने कल की क्लास में मुझसे स्किप हो गई थी, जो कि थी बैंक रेट और जो रेपो रेट होती है। ये दोनों बेसिकली सेम चीज होती हैं बेसिकली, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम अभी समझेंगे। अगर आप सुपरफिशियली इनको देखोगे, यानी कि ऊपर ऊपर से इन दोनों चीजों को देखोगे, तो आपको लगेगा कि ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि बैंक रेट की डेफिनेशन भी क्या होती है कि वो रेट जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि उधार देने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उधार लेने वाला कौन है, कमर्शियल बैंक्स, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। ठीक है, जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। और रेपो रेट भी सेम है, इसमें भी अगर हम देखें तो इधर भी उधार देने वाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेने वाला कौन है, कमर्शियल बैंक्स, यानी कि पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक्स के पास ही जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों सेम ही होते हैं यहां तक देखें तो, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं। अभी हम वो डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है इधर बैंक रेट और इधर हमारे पास हम लिखते हैं रेपो रेट। ठीक है, आप देखिए अब इनके डिफरेंस देखिए। जो बैंक रेट होती है ना, रेपो रेट, इसको रेपो रेट क्यों बोलते हैं? आपने अभी तक ये सोचा इसको रेपो रेट क्यों बोलते हैं? आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, खुद से भी पूछना चाहिए। अगर मैंने कल की क्लास में मैं बताना भूल गया तो आपको खुद सर्च करना चाहिए था। लेकिन इसको रेपो रेट इसलिए बोलते हैं कि रेपो की एक फुल फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। ओके, रीपर्चेज। अब रीपर्चेज का मतलब क्या होता है कि पुनः खरीद। री का मतलब पुनः, परचेज का मतलब खरीद, यानी कि पुनः खरीद। इसका मतलब यहां पर किसी चीज की खरीद बिक्री की बात हो रही है ना? इतनी बात क्लियर है? और जब इतनी बात क्लियर है तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि किस चीज की खरीद की बात हो रही है और किस चीज की पुनः परचेज यानी कि पुनः खरीद की बात हो रही है। तो यहां पर बात हो रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या चीज होती है ये हमें समझना पड़ेगा। ये चीज जब हम फिस्कल पॉलिसी देखेंगे ना, तो वहां पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उधार चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी के साथ आती हैं, इसलिए इनको बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यानी कि इनको हर कोई खरीदने के लिए तैयार रहता है, हर कोई इनमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो अब बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स के पास भी जो पैसा होता है, बैंक उसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब बैंक अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब उनको फिर से उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट मतलब यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये तो बैंक रेट है। रेपो रेट में क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है। ठीक है, किस एग्रीमेंट के साथ कि कुछ टाइम बाद, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 1 महीना, क्योंकि जो रेपो ऑपरेशन होता है ना वो छोटे टाइम के लिए होता है, यानी कि कम अवधि के लिए, और बैंक रेट पर जो लोन मिलता है वो लंबी अवधि के लिए मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब आरबीआई ने खरीदी तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें यह बात लिखी होती है कि भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आरबीआई ने आज खरीदी हैं, मान लीजिए 100 रुपए में, और अब ये 100 रुपए में आरबीआई ने सिक्योरिटीज खरीद ली तो बैंक ने 100 रुपया आरबीआई को दे दिया।
ठीक है। तो अब जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई ने 100 रुपए में खरीदी है, ये कुछ समय बाद, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 14 दिन, जितना भी टाइम पीरियड, जो जितने भी टाइम के लिए कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए उतना टाइम पीरियड, उतने टाइम पीरियड बाद ये कमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वापस खरीद लेगा। 100 रुपए में नहीं, इस बार आप मान लीजिए 110 रुपए में, क्योंकि 10% रेपो रेट है। अब ये रेपो रेट ये रेट होती है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है। यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब आरबीआई ने खरीद ली, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब कमर्शियल बैंक्स वापस खरीदेंगे तो उन्हें जितना पैसा दिया था उसका 10% ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना होगा। यानी कि एक तरह से यहां पर जो कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है, जो कमर्शियल बैंक को उधार मिल रहा है, उसका क्या है कि वो उधार सिक्योर्ड है आरबीआई के लिए, है ना, क्योंकि आरबीआई के पास बदले में कुछ चीज है। यानी कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को बदले में कुछ गिरवी रखा है, उसके बाद कमर्शियल बैंक को लोन मिला है। लेकिन बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को नॉर्मली लोन देता है, इसमें कोई रिपर्चेज एग्रीमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि इधर से इधर कुछ नहीं जाता, सिर्फ इधर से इधर पैसा जाता है, ठीक है। अब जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। रेपो एग्रीमेंट हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बैंक, इसमें कोई भी कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता। कोलेटरल क्या होता है? अब कोलेटरल हमारे पास होता है जिसको हम गिरवी रखते हैं, कोई ऐसी चीज जो हम गिरवी रखते हैं। यहां पर कोलेटरल इन्वॉल्व होता है, और क्या रखते हैं कोलेटरल में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे बैंक रेट और रेपो रेट में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास हमने जहां से कल बोला था कि हम शुरू करेंगे, वहां से शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की थी कल कि हम आज बात करने वाले हैं सीआरआर और एसएलआर के बारे में। अब ये सीआरआर और एसएलआर होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीआरआर होता है हमारे पास कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। और हमारे पास जो एसएलआर होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। अब इनको अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं आरक्षित नकदी, यानी कि कैश निधि अनुपात, ठीक है। और एसएलआर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सांविधिक सांविधिक तरलता, या फिर जो लिक्विड मनी होती है उसको हम एक और टर्म से बोलते हैं चल निधि, अनुपात, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दो मेजर्स होते हैं जिनकी हेल्प से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं सीआरआर क्या होता है, ठीक है। जो सीआरआर हमारे पास होता है, सीआरआर में क्या होता है कि बैंक के पास, आप मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, सपोज कीजिए ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ये बिजनेसमैन के पास 1000 रुपए हैं और ये बिजनेसमैन ये 1000 रुपए बैंक में जमा कराने जाता है, ठीक है। बिजनेसमैन 1000 रुपए बैंक में जमा कराने गया। ये हमारे पास हमारा एक बैंक है, ठीक है। बिजनेसमैन 1000 रुपए बैंक में जमा कराने गया, ठीक है। अब बैंक वाले को इस पैसे को आगे लोन में देना पड़ेगा क्योंकि इसे भी तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो अब बैंक वाला इस अगर 1000 के 1000 रुपए उधार दे देगा, मान लीजिए उसने 1000 के 1000 रुपए उधार दे दिए किसी आगे वाले को, ठीक है। कोई दूसरा बिजनेसमैन या कोई किसान, जो भी, हम बिजनेसमैन सेकंड मान लेते हैं यहां पर फॉर एग्जांपल, बिजनेसमैन सेकंड को
उसने बिजनेसमैन सेकंड को ये 1000 के 1000 रुपए उधार दे दिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये बिजनेसमैन सेकंड को इसने उधार दिए 2 महीने के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए इसने ये पैसा बिजनेसमैन सेकंड को दे दिया। तो अब इस बैंक के पास ये पैसा वापस आने में 2 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ये तो मिनिमम टाइम फ्रेम है, क्योंकि उससे पहले तो वो अगर बैंक उससे पैसा मांगने जाएगा वो कहेगा कि हमने पहले ही 2 महीने के लिए एग्रीमेंट किया था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर सपोज कीजिए यहां से इसको इस 1000 रुपए के 1000 तो नहीं, मान लीजिए इस बिजनेसमैन को 100 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो अब वो 100 रुपए मांगने बैंक के पास आएगा, लेकिन बैंक के पास तो कुछ है ही नहीं, बैंक ने तो वो पैसा आगे घुमा दिया लोन में, ठीक है। तो अब बैंक क्या करेगा, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम लगाया है जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, यानी कि CRR, यानी कि आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ठीक है। तो अब इसके वर्ड्स को हम अलग अलग करके देखते हैं। कैश का मतलब नकदी, कैश यानी कि जो ये पैसा होता है ये किस फॉर्म में रखा होता है हमारे पास, कैश की फॉर्म में, ठीक है। फिर हमारे पास होता है रिजर्व, यानी कि ये पैसा किस लिए रखा जाता है, रिजर्व रखने के लिए। रिजर्व का मतलब क्या है कि अगर कोई समस्या आती है तब उस टाइम पर उसको यूज करने के लिए, यानी कि कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं, हम इन तीनों वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। कैश का मतलब कैश, यानी कि यहां पर जो चीज रखी जाती है, यानी कि ये जो पैसा है, अब बैंक चाहता तो ये 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए CRR रेशियो है हमारे पास, यानी कि बैंक को 100 रुपए अपने पास रखने हैं इस 1000 में से, यानी कि CRR रेशियो है 10%। मान लीजिए CRR रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10% रख रखा है, यानी कि बैंकों को इस 1000 रुपए में से 100 रुपए अपने पास बचा कर रखने, वो 900 को ही लोन में दे सकता है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ये 100 रुपए बैंक के पास रहें और वो किसी को लोन दे सके, ठीक है। अब मान लीजिए 10% था हमारे पास CRR। अब बैंक ने कहा कि ये 100 रुपए है ना, मैं इन 100 रुपए का गोल्ड खरीद लेता हूं और वो गोल्ड अपने पास रख लेता हूं, तो क्या बैंक ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन हम अभी आगे बात करेंगे कि SLR के केस में बैंक ऐसा कर सकता है कि उसको जो रेशियो रखना है वो चाहे तो वो गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकता है, लेकिन CRR के केस में उसे सिर्फ कैश ही रखना है। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या CRR में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कोई और लिक्विड एसेट रखा जा सकता है क्या, नहीं, ओनली कैश। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो उसमें एक स्टेटमेंट दे देता है कि भाई गोल्ड कैन बी केप्ट एज एन एसेट इन CRR, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। CRR में हमेशा सिर्फ कैश होगा, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिजर्व का मतलब आप समझ गए कि किसी आपातकालीन स्थिति के लिए रखा जाता है। रेशो का मतलब, अब ये एक, इसका मतलब ये एक रेशो है, किस चीज का रेशो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस चीज का रेशो। आपको ये क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए जब भी आप कभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि खुद से सवाल करो कि ये वर्ड यहां आया है तो क्यों आया है, और क्या कोई ऐसा वर्ड है जो यहां और आ सकता है, या फिर क्या कोई ऐसा वर्ड है जो यहां नहीं आया है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछते रहोगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होगा, आपको हमेशा सही डायरेक्शन पता चलेगी कि आपकी पढ़ाई किधर जानी चाहिए। आपकी पढ़ाई की सही डायरेक्शन वहां होनी चाहिए जहां आपके खुद के क्वेश्चंस, खुद की क्यूरियोसिटीज आपको लेकर जा रही हैं, ठीक है। तो अभी आपकी क्यूरियोसिटी अगली ये होनी चाहिए कि ये जो रेशो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये रेशो किस किस का रेशो है, ठीक है। तो ये रेशो जो हमारे पास होता है ये होता है टोटल डिपॉजिट्स टू जो भी हमारे पास ये दिया होता है CRR, टोटल डिपॉजिट्स टू लोन। तो यानी कि बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके साथ एक रेशियो होता है, ठीक है, उस रेशियो को हम बोलते हैं CRR। तो CRR आप समझ गए होंगे। अगला जो हमारा रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं SLR, और SLR की फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी कि ये भी एक रेशो होता है, ठीक है। और स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी, जो कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था, सांविधिक। विधि का मतलब भी कानून होता है, यानी कि अगर अच्छी हिंदी, हम प्रॉपर हिंदी में इसको बात करें तो हम इसको सांविधिक बोलते हैं। वैसे स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी, यानी कि जो कानून में लिखा है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब तरलता, या फिर इसको हम और बेहतर वाली हिंदी में लिखें तो चल निधि।
अनुपात, ठीक है। रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। अब एसएलआर क्या होता है यार, क्या होता है एसएलआर हमारे पास? एसएलआर हमारे पास एक ऐसा रेशियो होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रखने को बोलता है, लेकिन यहां पर जो बैंकों को जो पैसा रखना होता है ना, वो कैश में रखना जरूरी नहीं है, वो बैंक किसी लिक्विड एसेट में, हम बहुत बार अपनी क्लास में बात कर चुके हैं कि लिक्विड एसेट क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे जितना जल्दी हम कोई चीज खरीद सकते हैं, हम कोई चीज मार्केट में ले जाके किसी चीज के हेल्प से जितना जल्दी खरीद सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज्यादा होती है। तो लिक्विड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिनको जल्दी से मार्केट में बेचा जा सके और उसके बदले बैंकों को कैश मिल जाए, ठीक है। तो एसएलआर एक ऐसा रेशियो होता है जो कि बैंकों के पास, बैंक जितना पैसा लोन में घुमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बैंकों को अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है। अब लिक्विड एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं? हमारे पास आता है गोल्ड, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा कि कैश के बाद गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। कैश सबसे लिक्विड होता है, जो नकदी पैसा जो हमारे पास होता है वो सबसे लिक्विड, उसके बाद गोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला लिक्विड एसेट आता है उसको हम मानते हैं जीसेक, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट बिल्स भी होते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है, ठीक है। तो इनमें जो एसएलआर है वो रखा जा सकता है, यानी कि एसएलआर में जो पैसा बैंकों के पास रखा होता है वो बैंकों की जेब में नहीं होता, वो बैंकों ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा होता है। और वो इन्वेस्ट कहां करता है? जहां आरबीआई बोलता है। तो आरबीआई ने कहां कहां इन्वेस्ट करना अलाउ किया हुआ है एसएलआर का पैसा? गोल्ड, जीसेक, ट्रेजरी बिल्स और कुछ गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बिल्स, ठीक है। अब इस एसएलआर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब एसएलआर जो सीआरआर है, सीआरआर तो एक तरह से बिल्कुल बेसिक मिनिमम होता है, यानी कि सीआरआर का पैसा तो जब बिल्कुल ही हद हो जाती है, बिल्कुल हद मतलब बैंकों के पास अब और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। कोई चारा नहीं है, अब कहीं से पैसा नहीं मिल सकता, बैंक बिल्कुल डूबने की कगार पर है, तब उस समय पर जो सीआरआर का बैंक का पैसा होता है वो बैंक इस्तेमाल करता है। लेकिन जो एसएलआर का पैसा होता है ये बैंक कुछ हद तक अपनी विवेक के आधार पर इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अगर बैंक को जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वो एसएलआर में जो चीजें हैं उनको बेचकर पैसा लेके आएगा, उसकी हेल्प से वो कोशिश करेगा कि बैंक को डूबने से बचाया जा सके। अगर ये भी काम नहीं करता है तो उसके बाद सीआरआर का पैसा निकाला जाएगा, यानी कि जो एसएलआर है वो सीआरआर से ऊपर है, यानी कि सबसे पहले एसएलआर यूज होगा उसके बाद सीआरआर यूज होगा, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें सीआरआर एसएलआर में तो आपको चीजें और थोड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर के बीच में हमारे पास क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो सीआरआर की लिमिट होती है वो जनरली मैं बता रहा हूं, अभी मैंने देखी नहीं है, आप लोग चेक कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे भी बताइएगा, मुझे भी जानना है कि सीआरआर की लिमिट अभी कितनी है। मैं भी जाकर चेक करूंगा और कल की क्लास में आपको बताता हूं, तब तक आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो सीआरआर की लिमिट जनरली 6% के अराउंड रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसएलआर की लिमिट जो आरबीआई एक्ट है 1949 का, देखिए हमारे पास 3 आरबीआई एक्ट है। आरबीआई एक्ट क्या बोलते हैं, 1935 का, 1934 का और 1949 का, इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1949 का जो आरबीआई एक्ट है उसमें यह बताया गया कि एसएलआर की लिमिट 0 से लेकर 40% तक हो सकती है, ठीक है। सीआरआर की कोई भी लिमिट कहीं मेंशन नहीं की गई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विवेक के आधार पर यानी कि खुद से तय करता है, ठीक है। जो सीआरआर का पैसा होता है यहां पर सिर्फ कैश रखा जाता है, ओनली कैश, ओनली कैश, कोई लिक्विड एसेट नहीं, ओनली कैश, ठीक है। यहां पर पैसा लिक्विड एसेट्स में होता है। अब लिक्विड एसेट्स क्या क्या होते हैं हमने बात की पिछली स्लाइड में भी, गोल्ड, जीसेक, मेजरली तो यही चीजें होती है। जीसेक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो डिफरेंस होता है वो जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं सीआरआर और एसएलआर में। तो अब इसके बाद आरबीआई की एक और हमारे पास चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एमएसएफ, यानी कि मार्जिनल
स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। ठीक है, देखिए बैंक रेट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, रेपो रेट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है, और एमएसएफ रेट पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि मेनली जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और एमएसएफ और रेपो रेट दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट में बैंकों के पास कुछ सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, वो बैंकों ने रिजर्व बैंक को दी। यानी कि रेपो रेट में क्या होता है? सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गई, आरबीआई के पास गई, ठीक है। लेकिन एमएसएफ रेट में क्या होता है? एमएसएफ रेट में बैंक बोलता है कि मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, ठीक है, तो लेकिन मुझे पैसा बहुत अर्जेंटली चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि यहां पर जो रेपो लोन है, रेपो वाला लोन है, वो एक सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई चीज आ रही है। अगर सपोज कीजिए कल को बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं लौटाया तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लेगा, ठीक है। यानी कि जो आरबीआई का लोन है, आरबीआई ने जो लोन दिया है वो सिक्योर्ड है। लेकिन यहां पर एमएसएफ में आरबीआई अनसिक्योर्ड लोन देता है बैंकों को। तो अब जब लोन अनसिक्योर्ड है तो आरबीआई क्या करेगा? यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि ब्याज की जो दर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा चार्ज करेगा, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट। और इस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं पिनल, यानी कि एक तरह से पेनल्टी लगा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के पास कि उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है, तो इसको बोलते हैं पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो एमएसएफ है वो एक पेनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहां पर भी लोन देने वाला कौन है? आरबीआई, और लेने वाला कौन है? कमर्शियल बैंक, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? शॉर्ट टर्म, रेपो एमएसएफ दोनों शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, याद रखिएगा, ठीक है। बैंक रेट और एमएसएफ दोनों अनसिक्योर्ड, रेपो रेट सिक्योर्ड, ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए ना तो उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। किसी भी लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से आपसे पूछ लिया जाए, भले ही वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीजीएल, किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी से कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछा जाएगा, आप कभी नहीं फंसोगे अगर आप ये चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे हो तो, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा कहां जाता है? कमर्शियल बैंक्स के पास। लेकिन यहां पर क्या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इधर आती हैं? क्या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास आती हैं? बताइए बताइए बताइए, इन्वॉल्व होइए क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। बताइए आती है या नहीं, खुद को बताइए। नहीं आती है, ठीक है, याद रखिएगा ये बातें, ठीक है। एमएसएफ समझ गए? अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास है ओएमओ। अब ओएमओ क्या होता है? ओएमओ होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, देखिए अब खेल क्या होता है कि आरबीआई चाहे तो रेपो रेट को घटा बढ़ाकर, एसएलआर, सीआरआर, इन सब चीज़ों को घटा बढ़ाकर जो देश में मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। लेकिन इनसे दिक्कत क्या होती है कि भाई सीआरआर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, एसएलआर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, रेपो रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो एक आम आदमी के लिए जो लोन्स हैं वो लोन्स महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब जब लोन्स महंगे हो जाएंगे तो एक आम आदमी को भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो लोन्स महंगे होंगे तो उसका मतलब लोगों के हाथ से पैसा निकल जाएगा। लोगों के हाथ से जब, आम आदमी के हाथ से जब पैसा निकल जाएगा, यानी कि आम आदमी के लिए भी तो लोन्स महंगे होंगे ना, ठीक है। हम चाहते हैं कि भाई आम आदमी के लिए तो लोन्स महंगे ना हो, लेकिन जो एक्सेस पैसा है मार्केट में से वो फिर भी निकल जाए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया खेल सोचा। हालांकि ये खेल यूएस में पहले से चल रहा है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट शुरू किया है, कुछ साल ही हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, मैं आपको कल देख के बताता हूं। तब ओपन मार्केट ऑपरेशन करना शुरू किया। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि अगर उसको पैसा निकालना है, यानी कि मनी सप्लाई को घटाना है, ठीक है। सपोज कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को घटाना है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को घटाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं,
उनको लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो वहां पर हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर मार्केट में जाएगा तो क्या उसे लोग खरीदने आएंगे? उसे लोग खरीदना चाहेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्या वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। तो वो आरबीआई से वो सिक्योरिटीज खरीद लेंगे और बदले में आरबीआई को पैसा दे देंगे। अब वो पैसा कहां आ गया? आरबीआई के पास। तो मार्केट में से पैसा निकल गया ना, कोई एसेट आ गया। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ले जाके टमाटर खरीदने नहीं जा सकते, है ना। टमाटर की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको पैसा निकालना पड़ेगा लोगों के हाथ से। पैसा निकालने का तरीका है उनको बदले में कुछ दे दो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर दे दो। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में वो सब्जी वाली सब्जी लेने जाएगा तो वो सब्जी तो नहीं बेचेगा ना। यानी कि मनी सप्लाई ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एसेट्स लोगों के पास जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन उनसे कुछ खरीद नहीं सकते, उनके बदले में आपको पैसा ही चाहिए होता है ना। फिर उस पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से मनी सप्लाई कम करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जाती हैं और मार्केट से पैसा निकाल लिया जाता है। और वहीं उल्टा जब मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या खेल करता है? तो आरबीआई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस मार्केट से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। आरबीआई बोलता है कि भाई आपने ये 100 रुपए की खरीदी थी, मुझे 102 रुपए में वापस बेच दो। तो लोग अपना प्रॉफिट कमाने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को वापस बेच देते हैं, आरबीआई पैसा उनको वापस दे देता है, यानी कि मार्केट में पैसा वापस आ गया। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। तो ये हमारे पास सिंपल होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। फिर आगे कल की क्लास में हम देखेंगे कि कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे ये हमारे पास थे क्वांटिटेटिव टूल्स। कल से हम एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, क्वालिटेटिव टूल्स, और उसके बाद हम देखेंगे बैंकिंग इन इंडिया। तो इन चीज़ों को आप पहले एक बार रिवाइज करके आइएगा। अगर आपके पास कोई नोट्स हो, आपको कोई भी डाउट्स हो, वो आप बैंकिंग इन इंडिया, यार दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो बैंकिंग इन इंडिया आप कल पढ़ के आइएगा। आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह हैं आप बनाइए, आपको कोई डाउट्स हैं वो लेकर आइए। कल की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इन दो टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू।